आज हम बात करेंगे विकसित विकासशील देशों के बारे में, मेनली इंडिया, चाइना, यूरोप एंड अमेरिका के बारे में। क्वेश्चन ये होगा कि भारत संसाधनों से परिपूर्ण होने के बाद भी अपने पड़ोसी देश, जिसके पास प्राकृतिक संसाधन भारत से बहुत कम है, चाइना से बहुत पीछे है। यूरोप, जिससे ज़्यादा संसाधन भारत में है, जबकि भारत यूरोप से पीछे है और बहुत पीछे है। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे महान देश है, भारत संसाधनों की दृष्टि से अमेरिका से कभी कम न था न है, लेकिन विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है, शक्ति की दृष्टि से बहुत पीछे है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं भारतीय हूं और भारत जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, जिस गरीबी और भुखमरी से गुजर रहा है, अगर इससे ज़्यादा भुखमरी आ जाए, इससे ज़्यादा गरीबी आ जाए और इससे ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, तो मैं तब भी कहूँगा भारत से महान कोई देश नहीं। तब भी यही एक नारा होगा, मेरा भारत महान। फिर भी यही बात कहूँगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसलिए क्योंकि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इसलिए कि मैंने इस देश की हवाएं ली हैं, क्योंकि मैंने इस देश का जल पिया है, इस देश का नमक खा के मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ ने इस देश में जन्म लिया, मेरे दादा इसी देश के निवासी थे। यहाँ तक कि हजारों साल से हमारा ब्लड इसी देश से संबंधित है, इसलिए मुझे इस देश पे गर्व है। मेरी चिंता ये है कि हम यूरोप, अमेरिका और चाइना की तरह क्यों नहीं सोचते। हम कई सौ सालों से गरीब हैं और हम कितने और कई सौ सालों तक गरीब रहेंगे। ये वास्तव में हर एक भारतीय की चिंता होनी चाहिए, हर भारतीय के लिए एक सोचने का विषय होना चाहिए। अब हम करते हैं कंपैरिजन कि भारत के पिछड़ेपन के मुख्य कारण क्या हैं। तो पहला कारण तो यह है कि इंडिया में अनपढ़ लोग जो होते हैं वो रूल करते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री से लेके ग्राम प्रधान तक अनपढ़ ही होते हैं। कभी कभी कोई नेता आ जाता है जो एजुकेटेड होता है, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चल नहीं पाता और बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा, अंधविश्वास। अंधविश्वास एक बहुत बड़ा कारण है। यहां लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास कम, पीरों, मज़ारों, मंदिरों में, मठों में ज्यादा जाते हैं। तीसरा कारण भ्रष्टाचार है। जिस देश की लीडरशिप अनपढ़ होगी, भ्रष्टाचार कॉमन सी बात है, होगा ही होगा। फिर धर्मांधता। यहां धर्म को कोई नहीं मानता, लेकिन धर्म को ही सब अपना आधार मानते हैं। ऊंची टोपी लगा के चलने वाले बहुत हैं, लंबा तिलक और चोटी लगा के चलने वाले बहुत हैं, लेकिन वास्तव में धर्म जिस लिए है उस प्रकार से धर्म की प्रैक्टिस यहां नहीं होती। एक चोटी और भगवे वाला आदमी को बस ये दिखना चाहिए कि ये दुकान मुसलमान की है, वो वहीं पे बोलेगा इस पे नाम लिखो। बताओ जी, क्या जरूरत है दुकान पे नाम लिखने की। एक मुसलमान को अगर यहाँ हिंदू दिखेगा, वो भी उससे नफरत करेगा। तो पिछड़ापन तो हो गई, क्योंकि यहां कंपटीशन आपस में है लोगों में, जिसको लीडरशिप पैदा करती है, तो फॉरवर्ड होने का सवाल ही नहीं।
अमेरिका में आप देखिए, अमेरिका में कोई इंडियन रहता है, कोई अरबी रहता है, कोई अफ्रीकन रहता है, कोई चाइनीज रहता है, कोई जापानीज रहता है। अमेरिका में जब वो नागरिक हो जाता है तो वहां उसके साथ कोई भेदभाव नहीं। जब वो लोग दूसरे देश के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते, जो काले गोरे में भी भेदभाव किया करते थे, तो उनकी उन्नति के पीछे का सबसे बड़ा कारण है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिखा है इक्वालिटी, तो वो वहां पे इक्वालिटी लेके आए हैं। उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही सफल है और बहुत ही सक्षम और बहुत इफेक्टिव रूप से लागू है। अकाउंटेबिलिटी बहुत उच्च लेवल पे है, ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बड़े लेवल पे है। वहां पे मीडिया का यूज बहुत पॉजिटिव किया जाता है। हमारे यहाँ मीडिया की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। चाइना में लोग नए नए इनोवेशन करते हैं। चाइना में 10 साल का बच्चा किसी चीज का आविष्कार करने का विजन रखता है, और भारत में जब बच्चा 10 साल का होता है तो मां कहती है बाबा के दर्शन करके आ जाओ, मंदिर में पूजा करके आ जाओ, मजार पे चादर चढ़ा के आ जाओ, जॉब लग जाएगी। तो हम कैसे उन्नत हो सकते हैं? और आजकल तो एक नए बाबा आए हैं, वो तो पर्ची निकाल देते हैं, आप आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे। कोई भी बीमारी है वो मंत्र लिख के दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो इस देश में मेडिकल साइंस को तरक्की करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बाबा के एक मंत्र से यहाँ कैंसर का इलाज हो सकता है, गौमूत्र पीने से यहाँ कैंसर का इलाज हो सकता है। यहाँ के लोग तो वो हैं, अगर कोई कह दे कोरोना आया है तो थाली बजा दो, ताली बजा दो, तो इलाज हो सकता है। और हम एक महान राष्ट्र का सपना देखते हैं, हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अगर हम इस स्थिति में और 1-2 साल रहे, 2-4 साल रहे या 10-20 साल रहे, तो हम पूरी दुनिया से इतने बिछड़ जाएंगे कि हमारी अगली पीढ़ियां हमें बराबर नहीं लगा सकती। भुखमरी का शिकार हम पहले से हैं। भारत में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 85 बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। यहां एक बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो 70 साल में मर रहा है तो उसे कभी चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, वो कभी आराम हासिल नहीं करता। यहां का किसान पूरी जिंदगी खेतों में गुजार देता है। हमारे यहां 43% से ज्यादा लोग ईंट पत्थर ढोने वाले लोग हैं, बेचारे मजदूर क्लास के लोग हैं। अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, पहरा नहीं सकते। इस देश में 30% से ज्यादा लोग ऐसे जिनके पास गर्मियों में पंखे नहीं है। यहाँ 22% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास बिजली नहीं पहुंच पाती। देश में 45% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और यहाँ की लीडरशिप को तो कोई फिक्र ही नहीं है। लंबे लंबे भाषण देते हैं, आके दुनिया के दौरे कराएंगे, बाहर देशों में जाके कोई मेडल ले आएंगे, मगर देश की हालत नहीं देखेंगे। चाइना आगे क्यों है? क्योंकि चाइना ने अपने अंतिम व्यक्ति के विकास पर ध्यान दिया है। हमारे यहां जीडीपी एक फेक जीडीपी का आंकड़ा है, जिसमें हम 8% कभी कह देते हैं, 7% कह देते हैं। मैं पूरी कैबिनेट को चैलेंज कर सकता हूं कि तुम सिर्फ 2% जीडीपी साबित करके दिखा दो, तो किसी भी चौक पे फांसी पे लटका देना। लेकिन सवाल मैं करूंगा, ऑब्जेक्शन ऑन काउंटर क्वेश्चन मैं करूंगा, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि 2% जीडीपी साबित नहीं कर सकती गवर्नमेंट और उसकी कैबिनेट। इस देश का भविष्य बहुत खतरे में है। इस देश के युवाओं में डर है, कैरियर का, फ्यूचर का, जेल का, एक्सटॉर्शन का। डरे हुए हैं लोग, क्योंकि किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं है। संविधान में लिखा कुछ और है, ग्राउंड पे कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट कुछ और ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट कुछ और करती है। यहां सिस्टम एक माला की तरह नहीं चल रहा है।
यहाँ जिसको जो समझ आ रहा है वो कर रहा है। कानून किताबों में सिर्फ स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए बने हैं, प्रभावी रूप से लागू ही नहीं है। आप एक प्रेम विवाह करने लगे, लव मैरिज करने लगे, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तुम शादी नहीं कर सकते, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आप स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं, लेकिन किसी वकील से आप कभी बात करके देखना जनरली नॉलेज के लिए, तो वो आपकी शादी करवाने से बचेगा, जबकि वो लॉ जानता है, लेकिन वो खुद कहेगा कि लॉ सिर्फ पढ़ने के लिए किताबों में है, वो ग्राउंड पे काम नहीं करते। अमेरिका आगे जाएगा क्यों नहीं, चाइना आगे जाएगा क्यों नहीं? क्योंकि वहां की सरकार को कौन विवाह किससे कर रहा है कोई मतलब नहीं, वहां के लोगों को कौन किससे शादी कर रहा है कोई मतलब नहीं, तो वो आगे जाएंगे क्यों नहीं? हमारे यहां साइंस में प्रतिभा रखने वाले लोग सबसे पहले भारतीयों को समझाने की कोशिश करते हैं कि साइंस के हिसाब से सोचिए, लेकिन जब उनका बाइकआउट होता है, बहुत सारे हजारों लोग उनके विरोध में उतर आते हैं, तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं और वो काम करते हैं फिर अमेरिका के लिए, वो काम करते हैं फिर यूरोप के लिए, वो काम करते हैं फिर अन्य देशों के लिए। वो इसलिए भारत में फिर काम नहीं करते क्योंकि उनकी बातों को यहाँ सुनता कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो ज्योतिष बाबाओं की बात सुनने वाले लोग हैं। बात यहाँ किसी एक विशेष धर्म की नहीं है, यहाँ तो प्रत्येक धर्म की यही बात है। मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा, मैं लोगों की मेंटलिटी को टारगेट कर रहा हूं कि भैया आपको नजर आ रहा है कि जब आपको बुखार हुआ है तो मेडिसिन लो, लेकिन नहीं, आप तो बाबाओं के पास जाएंगे, आप तो पीरों के पास जाएंगे, मजारों पे जाएंगे। ये वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं, वो खराब भी हो सकते हैं, उनका कोई मैटर नहीं, क्योंकि उनका स्पष्ट नहीं है वो दिल में क्या रखते हैं, कौन है, कुछ नहीं पता उनका। लेकिन साइंस वही होता है जो साबित हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, चाइना के आगे होने के कारणों में से वहां का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोग। इस चीज को हम मानते हैं कि वहां पे फुली डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पब्लिक के फेवर में, पब्लिक के एम्प्लॉयमेंट के लिए, पब्लिक की फैसिलिटीज के लिए चाइनीज गवर्नमेंट जो करती है वो भारतीय गवर्नमेंट नहीं करती। और अगर करती है तो फिर जाता कहां है, करती किसके लिए? ग्राउंड पे तो कोई चेंज नहीं नजर आता। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, 2025 आगे आज तक कोई बदलाव नहीं है, लोगों की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई नई इनोवेशन नहीं। 2014 से पहले भी भारत दूसरे देशों से एयरक्राफ्ट खरीदता था, आज भी दूसरे देशों से खरीदता है, क्या चेंज आया? जो अगर बदलाव आए दिखना चाहिए। 11 साल में दुनिया बदली जा सकती है, ये तो देश, हमारे एक प्यारे से देश की बात है। 11 सालों में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तब बहुत छोटा सा कोई बच्चा पैदा हुआ था, वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन देश बिल्कुल वहां का वहीं है। गरीबी बढ़ी है, परेशानियां बढ़ी हैं, हॉस्पिटलिटी खराब हुई है, रेलवे बहुत छोटा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन खराब हुआ है, कंस्ट्रक्शन खराब हुआ है, मतलब कुछ भी खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। जबकि ये हो सकता था, लेकिन ये तब संभव हो सकता था जब पूरा कैबिनेट एजुकेटेड होता, जब पूरे पार्लियामेंट में बैठने वाले एक एक मेंबर जबानवीर बयानवीर ना होके इनोवेशन करने वाले होते, जब वो साइंस को सपोर्ट करते, जब वो एजुकेशन को सपोर्ट करते, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते, जब वो लॉ को इफेक्टिवली लागू करते। लेकिन यहां पॉलिटिशियन के हालत ये हैं कि दिल्ली का नाम कब बदला जाएगा। तो यहां तो पिछले 10-11 सालों से मैं तो जब से देख रहा हूं और जब से मुझे थोड़ी समझ आई है, मैं तो नाम बदलने के अलावा और उसने वो कर दिया, उसके कपड़े ऐसे, उसके अलावा कुछ नहीं देख रहा हूं। और ये चिंता का विषय है, ये चिंता उस बच्चे के लिए है जो बच्चा कल पैदा होने वाला है, ये चिंता उस बच्चे के लिए भी जो उसे 15 साल बाद पैदा होगा।
आप सबके बच्चों की बात कर रहा हूं। मुझे तो मेरे खुद के बारे में भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, कैसे हूं और क्या हूं। बस एक ही चीज पता है, इस देश को इन परिस्थितियों से बाहर निकालना है, इस देश की उन्नति के लिए जीना है, इस देश की उन्नति के लिए मरना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। एक छोटा सा आदमी हूं, पहला कदम है, लेकिन मुझे भरोसा है कि अगर मैं 60 से 70 सालों की जिंदगी जिया तो इस देश को उन्नति और विकास के मार्ग पे लाने के लिए आखिरी सांस तक, आखिरी हद तक जाऊंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अमेरिका की कंपैरिजन नहीं कर सकते। चाइना अमेरिका का प्रतिद्वंदी बना खड़ा है और हम आज भी बांग्लादेश के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, आज भी हम श्रीलंका के साथ कंपैरिजन करते हैं, आज भी हम नेपाल और पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। भैया हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में जी रहे हैं और आज भी अगर हम उन गरीब देशों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर हमने क्या डेवलपमेंट की है बताइए। रसिया के पास हमसे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और ना ही रिसोर्सेस है। अमेरिका के पास भी अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी को तो हमारे पास जितने क्लाइमेट हैं वो अमेरिका के पास नहीं है। वहां का इकोसिस्टम और भारत का इकोसिस्टम बहुत डिफरेंट है। हमारे देश में आप बर्फ भी देख सकते हो, रेत भी देख सकते हो, तपता हुआ राजस्थान देखो और ठिठुरता हुआ कश्मीर देखो, मुंबई की गलियों की खूबसूरत हवाएं देखो, कोलकाता का एनवायरनमेंट देखो तो गुवाहाटी का एनवायरनमेंट देखो, तमिलनाडु की तेज गर्मी तो वहां के ऊटी का होने वाला प्यारा सा मौसम देखो। इस देश में कमी किस चीज की है? इसमें काले लोग मिलेंगे, गोरे लोग मिलेंगे, यहाँ खट्टे मीठे हर तरह के फल उग सकते हैं, यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब एक जगह रह सकते हैं। उसके बावजूद भी हम डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे बहुत ऊंचा लेवल का? उसके बाद भी हम उन्नति और विकास क्यों नहीं कर पा रहे? तो बेसिक बात यह है कि जिनके हाथों में ताकत है वो अनपढ़ है और किसी भी तरह से अनपढ़ हाथों से सत्ता को छीन लेना इस देश के पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। आप अमेरिका बनने का सपना नहीं देख सकते, आप चाइना की बराबरी कभी नहीं कर सकते। जो चाइना हमें 2021 के तीसरे दशक में तब हमें हमारी सीमाओं के अंदर घुसाता है जब हम अपने आप को बहुत प्रबल और ताकतवर समझते हैं, वो अब से 25 और 50 साल बाद कितना डेवलप हो जाएगा तब वो क्या कर सकते हैं? क्या हम तब भी मजारों में और मंदिरों में पड़े रहेंगे? और देश किस हालत में हर एक इंसान जानता है। सबसे ज्यादा तो वही जानते हैं जो सत्ता में, लेकिन अपने खिलाफ सुनना कोई नहीं चाहता। वास्तव में पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की जरूरत है, अच्छे ब्यूरोक्रेट बने। इस देश में ब्यूरोक्रेट बिकता है। इस देश में अगर आपको एक कांस्टेबल बनना हो तो आप 15 लाख रुपए देने से पहले कांस्टेबल नहीं बन पाते। इस देश में अगर आपको मेडिकल किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर इलाज करवाना हो तो आपको हॉस्पिटल से दवाइयां नहीं मिलेंगी, जबकि नेताजी का बजट हॉस्पिटल के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन नेताजी उसे हॉस्पिटल में जाने से पहले खा जाते हैं। इस देश में आपको रोड अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आपको जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जाना पड़े तो आपको कई दिन लग जाएंगे। आपको यहाँ पे ट्रेन अच्छी नहीं मिलेगी, उसमें बदबू मारती है। ऐसा नहीं है कि रेलवे का बजट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन का बजट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ हॉस्पिटलिटी का बजट अच्छा नहीं है, लेकिन वो रेलवे तक पहुंचे, ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचे, वो हॉस्पिटल तक पहुंचे तो तरक्की हो, लेकिन नहीं। यहाँ की मिनिस्ट्री तो बस ये चाहती है कि मिनिस्टर्स के बच्चे इंग्लिश बोलें और अन्य बच्चे हिंदी बोलें। भैया हिंदी के साथ इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम क्या है? जब साइंस इंग्लिश में है तो भैया जिस भाषा में साइंस होगा
उसी भाषा को फॉलो करना चाहिए अगर तरक्की चाहते हो, अगर उन्नति चाहते हो।